पुरानी एक कहावत है, हमारा पेट सफा तो हर रोग दफा। क्योंकि हर एक रोग की जो जड़ है, मूल है, वो हमारे फूड, हमारे डाइजेशन, हमारे पाचन से होती है। किडनी हमारे शरीर के अंदर दो होती है, तो दो में से एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर लीवर सिर्फ एक होता है। एक ही लीवर डोनेट कैसे कर सकता है? लीवर के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज रिग्रो। अगर लीवर में से थोड़ा पार्ट निकाल लिया, काट दिया उसको, तो बाकी का लीवर ग्रोथ होकर अपने आप पूरा लीवर बन जाएगा। ओवर ईटिंग की वजह से पेट के लिए कोई समस्या हो सकती है? तो जितना भी भूख लगे उसका 70% खाना खाना है। ज्यादातर लोगों की एक हैबिट बन चुकी है, जब भी टॉयलेट में जाते हैं तो मेन चीज क्या होता है, अपना मोबाइल है वो साथ में लेके जाते हैं। मोबाइल टॉयलेट में लेके गए, यस, जो आजू बाजू में जो जर्म्स लगे, बैक्टीरिया लगे हैं, जो इन्फेक्शन है लेटरिन के अंदर, वो उठ के मोबाइल में लगता है और उससे हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंट्राइटिस यानी कि आंत की सूजन होने का चांस, या न्यूमोनाइटिस यानी कि फेफड़े में भी सूजन लगने का चांस। जो लीवर होता है उसका मेन क्या रोल रहता है? 100 से भी ज्यादा काम करता है लीवर। नॉर्मली जो भी कचरा बनता है शरीर में, वो डिटॉक्सिफाई, कोई भी दवाई डाली शरीर में कहाँ जाती है? लीवर में से क्लियर होती है। कोई शुगर ही लेना बंद कर देते तो उसकी बॉडी के अंदर किस किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं? 3-4 हफ्ते के अंदर बॉडी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पहले तो क्या होगा, आपका जो फैट है ना वो यूज होना चालू हो जाएगा, तो उसके आपका मोटापा कम हो जाएगा। आपका जो फेस है ना, वो फेस में से जो चर्बी है ना, वो पूरा चेहरे से चर्बी निकल जाएगा और आपका चेहरा है ना, वो नेचुरल जो लुक है ना, वो देने लगेगा। किस रीजन की वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है? लीवर का काम मेन डिटॉक्सिफिकेशन का है, तो अगर कोई ज्यादा उसको टॉक्सिन दे दिया, आजकल हर एक घर के अंदर आपको एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसको छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी होगी, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल का जो खाना हो गया है, और खास करके लोग ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, प्रेशर में जीते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये सभी रीजन की वजह से हर एक घर के अंदर आपको एटलीस्ट एक बंदा ऐसा मिलेगा जिसको कोई ना कोई बीमारी है, और सभी बीमारियों को आप देखोगे तो समझ में आएगा, पेट से होने वाली जो बीमारियां है उस प्रकार के पर्सन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर प्रदीप वेकरिया, वो गैस्ट्रो, लीवर और एंडोस्कोपी के एक्सपर्ट है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम डॉक्टर प्रदीप के साथ पेट से होने वाली बीमारियों के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोगों को इस बीमारी की जो रियलिटी क्या है उसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए हम इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये सभी पीछे का रीज़न क्या है। इतनी सारी बीमारियों भी आजकल बढ़ रही है, हर एक घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को रियलिटी पता चले। क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका जो मूल क्या है वो नहीं पता। इसीलिए आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, या आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, हर एक पर्सन के लिए अपनी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो हेल्थ के बारे में, तो आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप वेकरिया, इस पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के अंदर हम ट्राई करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को ऑलरेडी पता है अलग अलग बीमारी के बारे में, तो हम इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस क्या रहेगा कि रियलिटी, मतलब कस्टमर आपके पास आते हैं तो एक्चुअली जो आपके पास पेशेंट आते हैं उसकी जो रियलिटी है, किस किस प्रकार की बीमारी के साथ आते हैं और जो लोगों को नहीं पता, वो जानने की इस पॉडकास्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर रियल कि भाई लोगों को दूसरे लोगों ने ये बोला या दूसरे लोगों ने बोला, तो मतलब अलग अलग प्रकार की मेंटालिटी होती है, लेकिन रियलिटी क्या है वो इस पॉडकास्ट के अंदर हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि पाचन शक्ति के बारे में, कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो कैसे वर्क करता है। पाचन तंत्र का मेन एक्चुअली 2 काम है, एक खाना डाइजेस्ट करना, पचाना, और दूसरा खाने को एब्जॉर्ब करना यानी कि शोषण करना, और वो शरीर में जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे पहुँचाना। तो पाचन तंत्र ऐसे काम करता है कि ओजरी हमारा स्टमक है उसको पाचन करना है, और छोटी आंत है वो शोषण करता है, और खाना आगे बढ़ के बड़ी आंत के अंदर लेट्रिन बनाता है। यस, और इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या मतलब कनेक्शन है? स्वास्थ्य के साथ कनेक्शन तो एक्चुअली बहुत गहरा है। वो पुरानी एक कहावत है, हमारा पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐसा। क्योंकि हर एक रोग की जो जड़ है, मूल है, वो हमारे फूड, हमारे डाइजेशन, हमारे पाचन से होती है। अगर पाचन ही बराबर नहीं हो रहा है तो हर एक रोग होने की संभावना है एक्चुअली। पाचन नहीं हुआ तो विटामिन की कमी होती है, पाचन नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, हमारा हृदय बराबर काम नहीं करेगा, नसें बराबर काम नहीं करेगी, ब्रेन बराबर फंक्शन नहीं करेगा। सो बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो कोर वैल्यू जो देना है वो हमारा पाचन तंत्र देना है। इसलिए आयुर्वेदिक में जो कहावत है मैंने बताया, पेट सफा तो हर रोग दफा। और इसके रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है?
मेन रीजन एक्चुअली पाचन तंत्र बिगड़ने का मेन रीजन ये है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो Yes. बराबर नहीं है आजकल। जैसे वेस्टर्नाइजेशन आता गया, वेस्टर्न कल्चर आता गया, ऐसे ऐसे हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ती गई और उसी Yes. के चलते पाचन तंत्र बिगड़ता गया। इंडियंस आर हाई फाइबर इन इंटेक कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में जो पिज्जा लेते हैं लोग, जो जंक फूड खाते हैं, उसकी कंपेयर में इंडियंस फूड अगर रोटी सब्जी चपाती सब गिनते हैं तो वो हाई फाइबर डाइट था। Yes. वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जंक फूड बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि पाचन तंत्र ज़्यादा बिगड़ता है। Yes. खाने का टाइम फिक्स नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ Yeah. खाना है, सब जगह सब। कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। हाँ, तो ये सब बातें मैटर करती है। खाने के अलावा दूसरा 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो है एक हमारा स्ट्रेस लेवल, दूसरा हमारा स्लीप पैटर्न। नींद Okay. बराबर नहीं होती है तो भी पाचन तंत्र बराबर काम नहीं करता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी पाचन पाचन तंत्र तंत्र बराबर काम नहीं नहीं करता। करता है। और चौथा जो चीज़ है वो है एडिक्शन, व्यसन, Okay. जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल। Yes. दिस स्मोकिंग और अल्कोहल, Yes. उसकी पाचन तंत्र पर बहुत गहरी असर होती है। जैसे कि अल्कोहल लेने से हमारा लीवर डैमेज होता है, स्मोकिंग करने से खाने की जो नली है, होजरी है, वो सब में सूजन रहता है, गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस यानी कि होजरी में सूजन, जिसका मेन काम पाचन का होता है और पाचन Yes. अपना बिगड़ता है। आजकल के समय के अंदर ज़्यादातर लोगों की एक हैबिट बन चुकी है, जब भी टॉयलेट में जाते हैं लेटरिन के अंदर, तो मेन चीज़ क्या होता है, अपना मोबाइल है वो साथ में लेके जाते हैं और अंदर जाके कितना वहाँ पे जाके समय स्पेंड करते पता नहीं, मतलब रील्स वगैरह देखना, सोशल मीडिया देखना, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर या तो किस किस प्रकार का बीमारियाँ हो सकती है या बॉडी में और क्या क्या प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली टॉयलेट के अंदर मोबाइल लेके जाने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है एक्चुअली। यस। और उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान मोबाइल में रहता है, मल त्याग की प्रक्रिया में ध्यान नहीं देते, लंबा समय तक बैठते और जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। यस। उससे एक तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत होती है, और यस। सेकेंडरी कब्ज की वजह से हमको हरस मसा की तकलीफ या भगंदर की तकलीफ भी बढ़ सकती है। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मोबाइल टॉयलेट में लेके गए, यस। जो जो आजू बाजू में जो जर्म्स लगे हैं, बैक्टीरिया लगे हैं, जो इन्फेक्शन है लेटरिन के अंदर, वो उठ के मोबाइल में लगता है और उससे हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंट्राइटिस यानी कि आंत की सूजन होने का चांस, या न्यूमोनाइटिस यानी कि फेफड़े में भी सूजन लगने का चांस बढ़ बढ़ जाता सकता है। तो ये इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इफ यू यूजिंग द मोबाइल इन टॉयलेट। सो मोबाइल Yes. कभी टॉयलेट के अंदर लेके जाने की सलाह नहीं देते हैं। ओके, बहुत सारे लोग आजकल मतलब एक हैबिट बन चुकी है। इट्स वेरी कॉमन हैबिट बट नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। यस। और दूसरी चीज़, पेट की बीमारियां आजकल देखते हो, छोटी उम्र वाले कोई भी पर्सन है उसका भी बहुत ज़्यादा पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। और पेट के रिलेटेड बीमारियां भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके पीछे किस किस प्रकार का रीज़न है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पेट की बीमारी बढ़ने का रीजन जैसे हमने डिस्कस किया कि 3-4 मेन वजह है अपने खाने की स्टाइल जो बताया, और लाइफ स्टाइल अपना, यस। कि आदमी का एक साथ पेट भर के खा लेना, जंक फूड ज़्यादा खाना, कोल्ड Yes. ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब ज़्यादा पीना। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ने से देयर इज अ कनेक्शन, हमारे मगज और पेट दोनों को कनेक्शन होता है। यस। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आंत के अंदर जो नॉर्मली बैक्टीरिया रहता है उसका डिसरेगुलेशन होता है और पाचन नहीं होता है बराबर। तीसरा है स्लीप पैटर्न, और चौथा इंपॉर्टेंट है एडिक्शन, जैसे बताया कि Yes. कोई स्मोकिंग और अल्कोहल और दूसरा कुछ भी एडिक्शन है तो हमारे उसी की पाचन वजह से तंत्र को बिगाड़ता है। और तो 4 मेन वजह है मेरे हिसाब से है, एक फूड हैबिट्स, एक स्ट्रेस, एक स्लीप, और दूसरा एडिक्शन यानी कि एडिक्शन। व्यसन। यस। और अपना जो पेट है वो सही है या नहीं है, वो हम घर से चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। डाइजेशन को घर बैठे चेक करना एक बहुत आसान तरीका है कि अपना लेटरिन है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, रूटीन हम पूछते हैं उसको कि आपका लेटरिन जो टॉयलेट होता है वो कैसा होता है। एक ब्रिस्टॉल चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के लेटरिन टॉयलेट हमारे होते हैं। अगर किसी का टॉयलेट बहुत पतला आ रहा है यानी कि टाइप 6 और 7 है तो दैट इज डायरिया। और अगर किसी का टॉयलेट बहुत कड़क आ रहा है, टाइप 1 2 3 जैसे हो सकता है, उसमें आ रहा है, तो उसको कब्ज की शिकायत है, मतलब उसका पाचन तंत्र बराबर काम नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मल डाइजेशन है तो लेटरिन जो आ रहा है वो ब्रिस्टॉल चार्ट की कंपेयर करें तो हमारा लेटरिन होना चाहिए 3 4 और 5 टाइप का, दैट इज नॉर्मल। अगर उससे ऊपर या नीचे कोई भी टाइप आ रहा है तो समझ सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र बराबर काम नहीं कर रहा है। और एक घर बैठे आसानी से अपना लेटरिन जो कैसे आ रहा है वो ब्रिस्टॉल चार्ट के टाइप से कंपेयर करके हम कर सकते हैं। तो मतलब वो कंपेयर करना है तो मतलब अभी समझ लो अपने घर से या किसी भी डॉक्टर के पास, तो मतलब उसकी कोई प्रोसेस वगैरह होती है। नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं, अपना जो लेटरिन है, टॉयलेट में जा रहे हो जो कैसे आ रहा है लेटरिन वो देखना उसी है, के देख के, और यस। चार्ट अपन को पता है पहले से, उससे साथ कंपेयर करना है। ओके। ओपीडी में हम हमारे पास वो चार्ट रखते हैं एक्चुअली। ओके। वहां से पेशेंट को पूछते हैं कि ये ऐसा है कि टाइप 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, आपका यस। लेटरिन है वो कौन से टाइप का आ रहा है। ओके, उसी के इजीली पेशेंट अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ये को मेरा लेटरिन ऐसे टाइप का आता है। अगर
टाइप 3, 4, 5 है दैट इज नॉर्मल। Okay. अगर उससे ऊपर 1, 2 और 6, 7 है तो दैट इज एबनॉर्मल, आपका डाइजेशन बराबर काम नहीं कर रहा है। ओके, उसके अलावा और कोई मतलब डाइजेशन के लिए है कोई रीज़न कि भाई अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है? फूड के अलावा मैं बात करूँ तो कोई, जैसे भी आपने बोला कि भाई स्ट्रेस है, वो बहुत अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, तो ऐसा और कोई भी रीज़न हो सकता है? मेन तो यही 4 रीजन है कि एक अपना फूड स्ट्रेस वही Yes. बताया, और उसके अलावा बहुत सारे रीजन है एक्चुअली। बहुत सारे रीजन मीन्स मेडिकल की भाषा में बताए तो बहुत सारे रीजन में आईबीएस करके रोग आता है जिसमें हाथ की मूवमेंट बराबर नहीं होती है। दूसरी चीज है हाथ के अंदर जो नॉर्मली हमारा बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ओके, और बैक्टीरिया के अंदर रेगुलेशन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया, यानी कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कम हो गया, बैड बैक्टीरिया जी। बढ़ गया, तो भी तो हो। उसी की वजह से ये सब हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब होता है अपनी लाइफस्टाइल, अपने फूड, मेन अपने चीज़ कहीं ना स्ट्रेस कहीं से। हमारी जो लाइफस्टाइल है वही वही रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है, और उस वही सब मैटर करती है कि अपना पाचन कैसे होगा और जो अपने को आगे जाके पेट का कोई प्रॉब्लम होना है कि नहीं। ओके, और गैस की तकलीफ होती है, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न हो सकता है? गैस की तकलीफ भी ऐसी होती है जब पाचन बराबर नहीं होता है, होजरी में जब सूजन होती है, होजरी में सूजन, होजरी यानी कि स्टमक जिसका मेन काम पाचन का होता है, पाचन यस, जब नहीं होता है तो गैस ज्यादा बनता है। और ओके, होजरी में सूजन आने की भी मेन समस्या है वो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ही है, जो मैंने बताया वैसे ही। ओके, तो अगर लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो होजरी में सूजन आएगा, सूजन आएगा, पाचन बराबर होगा नहीं और ओके, गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगा और गैस ओके, की समस्या होगी। ओके। बहुत सारा लोग खाना खाने में भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, और डॉक्टर के हिसाब से वो लोग मेडिसिन वगैरह भी प्रॉपर लेते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, वो मतलब कंटिन्यू रहता है और बीमारी दूर ही नहीं होती, तो उस सिर्फ खाना ध्यान रखोगे उससे हमारा डाइजेशन सही होगा वो जरूरी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि खाने के साथ साथ अगर किसी को नींद बराबर नहीं होती है, स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा रहती है, और दूसरी चीज़ ज़्यादा एडिक्शन ज़्यादा है, वो सब क्रिया, तो पाचन तंत्र कभी ना कभी तो मतलब जवाब देगा ही। यस, तो सिर्फ खाना, कोई बता रहा है मैं कभी बाहर का नहीं खा रहा हूँ, कोई जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, मसालेदार तला हुआ नहीं खा रहा हूँ, फिर भी मुझे पाचन की समस्या है, ऐसा क्यों? यस, तो उसकी मेन वजह है अपनी स्ट्रेस, अपनी स्लीप ये और सारी अपना चीज़ों की एडिक्शन। वजह से भी हो सकता है। ये सारी चीज एक्चुअली फूड से भी ज्यादा मायने रखती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। एक्चुअली फूड इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, और हम जब खाना खाते हैं, मान लो 80% से भी ज़्यादा लोगों की ऐसी हैबिट होती है, खाना खा लिया तुरंत हम पानी पीते हैं। यस, तो खाना खाने के बाद पानी कितने समय के बाद पीना चाहिए, या तो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद आइडियली पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पी भी रहे हो तो एक आध घूंट ले सकते हो। वैसे आयुर्वेद में भी बताया है कि खाना खाने के तुरंत लिया हुआ पानी एक जहर समान है। क्यों? क्योंकि हमारी होजरी में जो नॉर्मली एसिड बनता है जो पाचन के लिए जरूरी है, वो यस, जठराग्नि जो बोलते हैं ना आयुर्वेद में, यस, वो जठराग्नि जो पाचन के लिए जरूरी है, अगर उसमें हमने पानी डाल दिया तो जठराग्नि मंद हो जाएगी और पाचन हमारा बराबर नहीं 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 होगा। होगा। तो खाने के तुरंत बाद आइडियली कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो थोड़ा सा नॉर्मली हल्का सा एक बस घूंट ले सकते सकते हो। हैं, पानी ज्यादा लेना है तो खाने से पहले ले सकते हो, वो अच्छा है खाने के लिए। खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। खाने के बाद कभी नहीं लेना है तो थोड़ा सा हल्का लेना है ओके, बस। और डेली रूटीन में गर्म पानी कोई पीता है तो मतलब वो ले सकते हैं, या रेगुलर गर्म पानी पीना सही नहीं है? बॉडी के लिए पानी कभी सही नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। पानी बॉडी के लिए हमेशा सही होता है। गर्म लो, नॉर्मल लो, ज्यादा ठंडा नहीं लेना है बस। ओके, टेम्परेचर ज्यादा मायने नहीं रखता है, बस वाटर इंटेक रखना है। 3 से 4 लीटर पानी डेली लेना है। आज तुम ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पानी लो या गर्म लो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना है, वो ज्यादा एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ओके, बेटर टू टेक नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। बहुत गर्म पानी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं नहीं है। है। ओके, सेम काम करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पानी लिया या गर्म थोड़ा पानी लिया है। यस, लेकिन ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी लिया है तो एक्चुअली वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो बेटर ओके, है कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी यूज कर सकते ओके। और हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है उसका मेन क्या रोल रहता है, लीवर का? हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और लीवर का मेन काम होता है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना, और यस, उसका बहुत सारा काम है। एक्चुअली 100 से भी ज्यादा काम करता है लीवर, लेकिन यस, उसका मेन 3-4 जो काम बताऊं तो एक है लीवर का मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, नॉर्मली जो भी कचरा बनता है शरीर में वो डिटॉक्सिफाई, कोई भी दवाई डाली शरीर में कहाँ ओके, जाती है? लीवर में से क्लियर होती है एक्चुअली। तो यस, कोई भी कचरा बाहर से गया, यस, पहले जैसे कि लीवर, अल्कोहल लिया, कुछ भी लिया, कोई भी ड्रग्स ले लिया, और कुछ भी जंक फूड इधर उधर का कुछ भी मतलब लिया, पूरा जो भी हम सबको क्लियर करने का काम मेन होता है वो लीवर में लीवर, होता है। यस, तो लीवर हमारे शरीर का मेन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। उससे अलावा एक इम्पोर्टेंट काम है प्रोटीन को बनाना। शरीर में जो नेचुरली प्रोटीन बनता है यस, वो लीवर में बनता है, जो अल्ब्यूमिन कहते हैं हम। दूसरा लीवर का मेन काम होता है कि ये हमारे शरीर में जो नॉर्मली खून गंठता है, जो वो उसको यस, कंट्रोल करने में
मदद करता है, ताकि लीवर में ज़्यादा खून गंठ भी ना जाए और ज़्यादा अपने को चोट लगी तो ज़्यादा खून निकल भी ना जाए। ओके। तो लीवर का मेन काम डाइजेशन का होता है और यस। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का होता है। शरीर में जो भी कचरा आया को क्या काम का है क्या नहीं काम का है उसको क्लियर करना है, नहीं काम का है उसको निकाल देना है। ओके, बस वो मेन लीवर के लीवर का मेन होता है। काम ओके, डिटॉक्सिफिकेशन का और होता है। किस रीजन की वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है? लीवर का काम मेन डिटॉक्सिफिकेशन का है, तो अगर कोई ज्यादा उसको टॉक्सिन दे दिया तो लीवर यस। का काम बढ़ जाएगा, उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा यस। और लीवर का काम बिगड़ बिगड़ जाएगा। इधर जाएगा। तुम अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, कोई भी टॉक्सिन ज्यादा ले रहे हो, जंक फूड ज्यादा ले रहे हो, कोई भी टॉक्सिन डाल दिया, ओके। जैसे ज्यादा टॉक्सिन डाल दिया, जैसे कि किसी ने लगातार अल्कोहल ले लिया डेली, ओके, तो ऐसे उससे 5-6 साल ले लिया, तो लीवर शुरुआत में तो उसका काम हैंडल कर लेगा, यस। लेकिन एक समय पर लीवर अपना जवाब दे देगा, उससे यस। ज्यादा काम हैंडल नहीं होगा, लीवर यस। में सूजन आ जाएगी। अगर वो सूजन लगातार रहेगी तो यस। लीवर डैमेज होकर फेल हो जाएगा। ओके, और वो हमें पता कैसे लगता है? मान लो अभी कोई रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, उसका जो लीवर है वो धीरे धीरे डैमेज भी हो रहा है, तो मतलब हमको पता कैसे चलता है अभी हमारा लीवर है उसका कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ है? लीवर तब तक कोई तकलीफ शरीर को नहीं देता या सिम्टम्स नहीं देता जब तक वो पूरा डैमेज ना हो जाए। ओके, पूरा काम वही हैंडल कर लेता तब है तक पता ही नहीं चलता। तब तक पता ही नहीं चलता है। Yes. अगर रिपोर्ट कराएंगे तो पता चलता है शुरुआत में फैटी लीवर है, फिर लीवर में सूजन है, फिर लीवर में फाइब्रोसिस है, फिर लीवर सिरोसिस है। यस। ये लीवर सिरोसिस जो चौथा स्टेज मैंने बताया उसमें भी एंड स्टेज में आ जाएगी, तब तब जाके पता आदमी चलता को है, सिम्टम्स आता है, बाकी तब तक कोई तब ऐसा तक कोई पता नहीं चलता है। तो अगर कोई रेगुलर लेवल पे अल्कोहल ले रहा है तो Yes. उसको लीवर में कोई डैमेज तो नहीं हुआ, Yes. वो जानने का एक बेस्ट टेस्ट है। तो एक खून का रिपोर्ट है जो एसजीपीटी कहते हैं, 100-150 रुपए में कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है फाइब्रोस्कैन। यस। फाइब्रोस्कैन यानी कि एक ऐसा टेस्ट होता है कि लीवर का स्पेशल प्रकार का स्कैन आता है, उसमें Yes. अगर कोई भी टॉक्सिन है, अल्कोहल या भी कुछ भी ले रहे हो, यस। किसी को जैसे कि फैटी लीवर का तकलीफ है या कोई अल्कोहल ले रहा है, जो भी है, यस। तो लीवर में कोई डैमेज नहीं है, वो जानने का बेस्ट टेस्ट है वो फाइब्रोस्कैन है। उससे लीवर में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है वो पता चल सकता ओके, है। अगर मान लो पता भी चल गया थोड़ा बहुत डैमेज है, तो उसको रिकवर करने के लिए कोई प्रोसेस वगैरह का वो अपने स्टेज पे होती है। सपोज कि फाइब्रोसिस चालू हो गया है और फाइब्रोसिस एडवांस लेवल पे पहुंच गया है, यस। तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है, ओके। नामुमकिन है, ऐसा यस, समझ मतलब लीजिए। रिवर्स नहीं हो सकता। अगर लीवर में फैटी लीवर है, लीवर में सूजन है और शुरुआत के फाइब्रोसिस के लक्षण है, यस। वहां तक स्टेज के है, तो उसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। अगर जो उसकी वजह है उसको जड़ मूल से मिटा देंगे, जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल बंद कर देंगे तो लीवर अपने आप रिकवर कर जाएगा। ओके, और मान उसका लो एक बढ़िया एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि जैसे कि कोई एक पेड़ है, उसको धीरे धीरे 3-4 दिन से पानी नहीं मिला तो धीरे 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 अपने वो छोटा हो जाएगा, यस, सूख जाएगा। सूख जाएगा। अगर पूरा अगर सूख गया, उसका हरा कलर निकल गया, फिर उसको कितना भी पानी डालोगे कुछ नहीं होगा। यस, पूरा सूखा ही रहेगा। हाँ, लेकिन 3-4 दिन हुआ, थोड़ा सूखा है, उसको अगर पानी डालोगे तो पूरा खिल जाएगा। यस, उसी सेम तरह। चीज लीवर के साथ होती है। यस। अगर शुरुआत के स्टेज में है, उसको उसको- अल्कोहल बंद कर दिया, टॉक्सिन देना बंद कर दिया, यस। तो अपने आप रिकवर कर जाएगा। ओके, लेकिन एक स्टेज के बाहर आ गया तो कंट्रोल के उसको बाहर हो रिकवर जाएगा। करना मुश्किल है वापस। ओके। फिर उसका सॉल्यूशन है लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ओके। को बदलना पड़ता है। ओके, तो वो लीवर को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले जैसा पूरा बॉडी वर्क करने लगता है या Yes, उसमें भी in थोड़ा? most of case, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट इज अ बिग प्रोसीजर, और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे इम्यून मेडिकेशंस, इम्यूनो सप्रेशन मेडिकेशंस देना होता है, यस। तो इन्फेक्शन लगने का वो सब रिस्क ज़्यादा रहता है। Yes. अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं लगा और बराबर सर्जरी हो चुका है और रिकवर कर गया आदमी, तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, और ये जो बीमारी है अभी आपने बोला, तो वो मतलब जेनेटिक भी हो सकती है, लीवर की बीमारी या कोई है तो? लीवर की कई बीमारियां हैं वो जेनेटिक हो सकती है, जैसे कि किसी को मदर को है और उसके बच्चे को आ सकती है और उसके बच्चे को आ सकती है। एक विल्सन डिसीज करके, हीमोक्रोमेटोसिस करके है, यस। लेकिन दैट इज वेरी रेयर। यस, लीवर की जितनी भी बीमारी है उसमें से लेस देन 1% बीमारी है ऐसी वो वो जेनेटिक जेनेटिक हो होती सकता है। है। मेन रीजन है अपना फैटी लीवर, जो अपने मोटापा से होता है, और दूसरा है अल्कोहल। यस, दो चीज की वजह ये से। दो चीज मेन है जो लीवर को डैमेज करती है, ओके, अभी आपने बोला फैटी लीवर, जो हमारे हाथ में है। यस। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, और अभी आपने जो बोला फैटी लीवर, तो मतलब फैटी लीवर एग्जैक्टली क्या होता है? फैटी लीवर यानी कि लीवर में चर्बी जमा होना, फैट यानी कि चर्बी। यस। अगर किसी को मोटापा है, पेट में चर्बी जमा हुआ, तो लीवर हमारे पेट में है, साथ में लीवर में भी चर्बी जमा हुई होगी, तो उसको Yes. फैटी लीवर बोलते हैं। लेकिन फैटी लीवर को इसलिए ज्यादा महत्व दिया गया है कि फैटी लीवर अगर लंबे टाइम तक रहा तो फैटी लीवर के बाद लीवर में सूजन आ सकता है, और लीवर में जो सूजन आया वो लंबे टाइम तक रहा तो धीरे धीरे लीवर को डैमेज कर सकता है। Yes. तो फैटी लीवर लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट करना इसलिए जरूरी है कि वो जाके रिस्क ऐसा है कि सिरोसिस यानी कि परमानेंट लीवर डैमेज कर सकता कर सके। ओके, और एंडोस्कोपी है वो क्या होता है?
एंडोस्कोपी के बारे में थोड़ा बताओ। एंडोस्कोपी एक ऐसा जांच है कि जिसमें मुंह के द्वारा एक कैमरा यानी कि एक पाइप होता है जिसमें आगे कैमरा होता है और लाइट होता है और Okay. डाल के हमारे खाने की नली है, स्टमक है, छोटी आंत है, वहां तक पूरा देख सकते हैं अंदर से। यस अंदर कुछ सूजन है, गांठ है, अल्सर है, कुछ भी है उसका पता कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वहां से एक सैंपल लेके उसका रिपोर्ट कर सकते हैं कि गांठ है तो साधारण है कि कैंसर है, क्या पता कर सकते हैं। अगर किसी को खून की उल्टी हुआ है, किसी को कुछ खाने में निगलने में तकलीफ है तो अंदर क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। वही जांच होता है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा है कि पहले बाहर से हम कोई रिपोर्ट वगैरह करते हैं, उसके थ्रू किसी भी प्रकार की बीमारी का पता नहीं लगता, फिर एंडोस्कोपी की जाती है, ऐसा कुछ होता यस, है? जो बीमारी ऐसी है कि जो बाहर से पकड़ में नहीं आती, जैसे कि होजरी में सूजन है, अंदर की नसें फूली हुई है कि नहीं, या फिर अंदर कोई रास्ता अटक रहा है, कई Yes. बार रिपोर्ट में बाहर से भी पता चलता है लेकिन एग्जैक्ट क्या वजह है वो जानने के लिए अंदर जाके देखना पड़ता है। यस तो ऐसा कोई रीजन है कि जो बाहर से ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे केस में हम एंडोस्कोपी करके अंदर से देखते हैं। ओके, और एंडोस्कोपी से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है उसका पता लगाया जा यस, सकता है? ऑब्वियसली कैंसर जैसी बीमारियों का पता चल सकता है। एंडोस्कोपी करके अंदर गांठ है कि नहीं वो सामने ही दिखती है। अगर कुछ गांठ है यस तो वहां से एक सैंपल ले लेते हैं, उसका रिपोर्ट करते हैं, बायोप्सी रिपोर्ट करके उसका कंफर्म हो जाता है कि ओके एंडोस्कोपी करके कि कैंसर है कि नहीं। एक्चुअली अगर कोई पेट का कैंसर है तो उसको कंफर्म करने का मेन टेस्ट ही एंडोस्कोपी है, यस क्योंकि बायोप्सी लेने का मेन जो प्रोसीजर है वही एंडोस्कोपी है। ओके, तो उसी के थ्रू ही हमको पता लग सकता है। उसी के थ्रू ही पता चलेगा और कंफर्म होगा कैंसर का निदान, कि वहां से टुकड़ा लिया यानी कि बायोप्सी लिया और लेके लेबोरेटरी में भेज के कंफर्म करना है कि ये कैंसर है कि नहीं। सीटी Okay. स्कैन में कई बार आइडिया आ जाता है मोटा Yes. मोटा, लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट इज बायोप्सी यस और एंडोस्कोपी से होता है। ओके, उससे होता है। और ज़्यादातर मतलब अभी कैंसर है तो अभी पेट का कैंसर होता है, मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के कैंसर होते हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसा होता है कि भाई ज़्यादातर चांसेस है, मतलब आपने अभी जैसे रीज़न बताया कि अलग अलग मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, फूड की वजह से स्ट्रेस है या किसी को मतलब स्मोकिंग का वगैरह का एडिक्शन है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न है या तो बॉडी का कोई पार्ट्स है कि मतलब मान लो कि भाई पेट है तो पेट का जो कैंसर है वो ज़्यादातर पेशेंट को होता है, या पर्टिकुलर ऐसा कुछ बॉडी का पार्ट्स है? इंडियन अगर मेल की बात कर ले तो मेल के अंदर ओरोफेरिंजियल कैंसर यानी कि ये जो गले का कैंसर है वो Yes. बहुत कॉमन होता है एक्चुअली। Yes. और लेडीज के अंदर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर इट इज वेरी कॉमन इन Yes. लेडीज। पेट की बात करें तो पेट के अंदर कॉमन कैंसर होता है बड़ी आंत का कैंसर, कोलोन कैंसर जिसको Yes. बोलते हैं, इट इज वेरी कॉमन एक्चुअली। और उसके बाद कई लोगों को लीवर का कैंसर, स्वादुपिंड का कैंसर भी हो सकता है, बट कॉमन कैंसर इज कोलोन कैंसर, यस वो सबसे ज्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके और उसके पीछे जवाबदार कारण भी वही है कि जैसे कि किसी को खाने की आदत बराबर नहीं है, मोटापा है, एडिक्शन ज़्यादा है, ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर की तकलीफ है, तो ऐसे यस मरीज को कोलोन कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। ओके। और अभी हमने बात की मतलब सबसे ज़्यादा मेन है तो हमारा खाना, मतलब खाने की वजह से बीमारी है वहाँ से मतलब पैदा होती है। और डेली रूटीन में हम शुगर लेते हैं, यस, कोई भी खाना ले लो, खास करके गुजराती की बात करते हैं तो शुगर हम होता ही है, ठीक है? तो हम सबको पता है शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम डेली रूटीन के अंदर शुगर लेते हैं। अगर मान लो किसी को कोई ऐसी लिमिट है कि डेली आप रूटीन में मिनिमम इतना शुगर ले सकते हो जिसकी वजह से मतलब आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, इतना कोई उसका मेजरमेंट है? शुगर एक्चुअली मैक्सिमम जो WHO का रिकमेंडेशन है वो ऐसा है कि शुगर मैक्सिमम लेस देन 10% ऑफ योर कैलोरी इंटेक होना चाहिए। अगर ओके आपके पूरा दिन का 2000 किलो कैलोरी ले रहे हो तो उसका लेस देन 10% कैलोरी मीन्स लेस देन 20, यस इतना शुगर होना चाहिए। चाहिए। मोटा मोटा मान के चलो कि 50 ग्राम से ज्यादा शुगर कभी भी नहीं लेना है। ना लो, जीरो लो तो बेहतर ही है, लेकिन अगर लेना ही है तो इट शुड बी लेस देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक। उससे ज्यादा लिया तो प्रॉब्लम है। यस मतलब, और जैसे भी आपने बोला कि अभी आप 50 ग्राम या उससे कम लो या तो बंद कर दो तो अच्छा है। अगर मान लो कोई शुगर ही लेना बंद कर देते, पूरी तरह से बंद कर देते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर किस किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं शुगर लेना पूरी तरह से बंद अगर करते? शुगर लेना कंप्लीटली बंद कर दिया तो ऐसे ही समझ लो 3-4 हफ्ते के अंदर बॉडी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पहले तो क्या होगा, आपका जो फैट है ना वो यूज होना चालू हो जाएगा, तो उसके आपका मोटापा कम हो जाएगा। जब शुगर बंद करते हैं तो हाँ, शुगर बंद, आपका जो फेस है ना वो फेस में से जो चर्बी है ना वो पूरा चेहरे से चर्बी निकल जाएगा और आपका चेहरा है ना वो नेचुरल जो लुक है ना वो देने लगेगा। यस पिंपल्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, अपना फैटी लिवर का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहां से फैट यूज होना चालू हो जाएगा। यस तो शरीर नॉर्मली क्या करता है कि शुगर यूज करता है। अगर शुगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा शरीर, फैट को यूज करना चालू करेगा। Yes. तो जहां जहां पे भी चर्बी जमा है वो Yes. सब चर्बी निकाल देगा। Yes. आपका मसल है वो दिखने लगेगा ज्यादा, तो बॉडी का लुक पूरा
चेंज हो जाएगा और नेचुरल वे में पूरा आ जाएगा। नेचुरल वे में आ जाएगा और जहां जहां चर्बी जमा है वो निकल जाएगी, तो अपना रोग भी आधा खत्म हो जाएगा। यस तो शुगर इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वो अपनी चर्बी को यूज नहीं होने देता है, वो Yes. जमा करता है ज्यादा, क्योंकि Yes, मतलब शुगर body यूज में होता है fat- तो yes. बॉडी फैट नहीं यूज करता है, फैट जमा रहता है यस, उसी की वजह से मतलब और उसी की वजह से अपना फैट ज्यादा बढ़ता है। और ये बीमारियां भी मतलब बोलते हैं बीमारियां भी इसलिए ज्यादा होती है, यूज करते हैं हम शुगर और आदमी होता है फैटी, Fatty. मोटा, तो फैटी क्यों होता है? क्योंकि फैट जमा रहता है। शुगर Yes. जब तक है तब बॉडी का कभी ना Fat कभी है, फैट को stock यूज होता नहीं रहता करेगा, है, वो स्टॉक बढ़ता होता जाता है। रहेगा। तो यस अगर गोडाउन में से माल खाली करना है तो पहले ऊपर खाली करना पड़ेगा, अगर Yes. ऊपर खाली हो गया तो गोडाउन से माल मंगाएंगे तो नीचे से यस। कम होगा। और कॉफी हम रूटीन में लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए कॉफी अच्छा है। कॉफी इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एक्चुअली। अगर Yes. 3 से 4 कप कॉफी, यस, ब्लैक कॉफी की बात कर रहा हूँ, अगर वो विदाउट लिया शुगर। विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, ओके तो ब्लैक कॉफी अगर 3 से 4 कप डेली लिया तो अपने लीवर के लिए बहुत अच्छा है, वो फैटी लीवर को रिवर्स कर देती है। यस लीवर का फाइब्रोसिस जो मैंने बताया कि लीवर के डैमेज होने की जो प्रक्रिया है उसको भी रिवर्स कर देती है, लीवर कैंसर से बचाती है। ओके इससे अलावा कॉफी लेने के साथ हमारा अलर्टनेस जो है वो बढ़ता है। अलर्टनेस मीन्स डिसीजन मेकिंग जो पावर है यस, वो बढ़ता है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं मतलब माइंड के साथ भी कनेक्टेड होता है। माइंड के साथ ऑब्वियसली कॉफी माइंड के साथ कनेक्टेड है और उससे हमारा डिसीजन पावर और अलर्टनेस बढ़ता है। ओके, जैसा कोई है मतलब रूटीन में अभी मान लो कोई खास करके यूथ है जो भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब पूरा 8 घंटा 9 घंटा ऑफिस में बिताते हैं और वो पूरे दिन में 3 4 कप कॉफ़ी लेते हैं, जैसे आपने बताया विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, तो मतलब बॉडी के लिए मतलब उससे कोई हानिकारक या नुकसान होने का कोई चांसेस नहीं 3 है। to 4 cup of coffee means black coffee without sugar and milk यस is very healthy. यस Unless you are in constipation, कब्ज की प्रॉब्लम है तो ठीक है, कॉफी कब्ज करता है एक्चुअली, या किसी को कब्ज है तो बढ़ाता है, ओके लेकिन वो भी कम लोगों में। यस तो कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा कम लेना है। यस, बाकी कॉफी 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी Daily आराम आप से ले से- सकते हो, वो उल्टे का हेल्थ बेनिफिट देता है। अब हम पूरे दिन जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसको मान लो हम एक 100% के रूप में काउंट करते हैं, पूरे दिन का 100%। तो हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो इन तीनों को हम परसेंटेज के वाइज डिवाइड करना हो तो किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं? ओके, अगर जितना भी खाना खा रहे हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि अगर हम 100% खाना खा रहे हैं तो 25% शुड बी अवर ब्रेकफास्ट, 40% इज अवर Lunch. लंच एंड 25% शुड बी अवर डिनर। डिनर। यस, जो बाकी का 10% बचा उसको हम स्नैक के रूप में कभी भी ले सकते हैं पूरे दिन में। उसका रीजन ये है कि अगर शाम का खाना बहुत हेवी खा लिया तो उस टाइम पे हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और जो भी हार्मोनल बैलेंस है वो समय के अकॉर्डिंग चलता है कि मॉर्निंग में होता है, वो मॉर्निंग में डाइजेशन ज़्यादा होगा। अगर खाना खा के तुरंत ज़्यादा सोना है, Yes. शाम को खाना खा के तुरंत सो गए Yes. तो डाइजेशन हमारा वीक होता है, एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। खाना खा के सो गए मीन्स एसिड ऊपर रिफ्लेक्स होकर आता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है, गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है, स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर शाम का खाना हैवी लिया तो रिस्क फैक्टर जो बनता होता है। तो बेटर है कि शाम का खाना हो सके उतना कम रखना है। Okay. मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और और लंच lunch. दोनों रख सकते हैं आराम से, और उसमें से भी ज़्यादा कब लेना है बता रहा है तो मैं ऐसा बताऊंगा कि दोपहर का खाना है वो ज़्यादा रख सकते हैं, आप फुल पेट खा सकते हैं दोपहर को। दोपहर को। तो 25%, 40%, 25% एंड रेस्ट 10 इज अवर स्नैक। यस, स्नैक्स, ओके। और बहुत सारे लोगों को मान लो रात को 10 बजे 11 बजे, और सूरत की मैं बात करूँ तो 12 बजे 1 बजे तक की मतलब हम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद मान लो घर से भी कुछ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम तुरंत सो भी जाते हैं, मतलब बहुत लेट नाइट हम खाना खाते हैं, तो उसी की वजह से कोई बीमारियाँ हो सकती है। लेट नाइट खाने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इंडिया में बहुत सारे सिटी है, वहाँ के पूरे नाइट क्लब और सब है कि Yes. बहुत नाइट लंबे समय Yes. तक फूड स्टॉल और सब चलता रहता है। यस प्रॉब्लम क्या है कि जब शाम को खाना खाते हैं उस टाइम पे हमारा बॉडी डाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता है। यस दूसरी चीज, खाना खा के तुरंत हमको सोना है। यस खाना खा के तुरंत सो गए, जैसे मैंने बताया कि एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके तो शाम का खाना वैसे भी हम वैसे मानते हैं कि शाम का खाना शाम को 7 बजे से पहले खा लेना है, और Yes. लेट नाइट फूड जो इतना कल्चर आ गया है उससे हेल्थ में बहुत सारा बदलाव आया और बहुत डाइजेशन का प्रॉब्लम और दूसरा भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। तो शाम का खाना लेट नाइट कभी नहीं खाना है। ओके, मतलब जितना पॉसिबल है 8-9 बजे तक मैक्सिमम। पॉसिबल है उतना जल्दी खाना है, बेहतर है कि 7 बजे से पहले खा लो, ओके, वो हेल्थ के लिए अच्छा वो रहता है। हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, और ओवर ईटिंग की वजह से पेट के लिए कोई समस्या हो सकती है, ज़्यादा खाना खाते हैं तो? ऑब्वियसली ओवर ईटिंग, जितना भी ज्यादा पेट भर भर के ठूस ठूस के खाएंगे यस
उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक तो ओबेसिटी माने कि मोटापा होगा, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी इंटेक होगा हमारा, जितना कैलोरी की यस, ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरी ले लिया, मतलब हम कैलोरी जमा रहेगा, ओबेसिटी बढ़ेगा। यस, दूसरा चीज़, हमारा जितना ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया उतना एसिड रिफ्लेक्स होके ऊपर आएगा, खाना हमारा ऊपर आएगा। अगर किसी कोई बोल रहा है कि खाना ऊपर होगा कि मुंह में आ रहा है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, उसकी मेन जड़ है वो है एसिड रिफ्लेक्स की जड़ ओके, है वो ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग है, तो ओके, जितना भी भूख लगे उसका 70% खाना खाना है नॉर्मल मतलब रूटीन लाइफ में। अगर किसी यस, को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी अगर 4 चपाती की भूख है तो 3 खाना है। मतलब थोड़ा कम खाना चाहिए। 70% खाना खा के खड़े हो गए, थोड़ा पेट खाली रख के खड़े हो गए, तो लाइफ में कभी भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम या एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा, होगा। ओके। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब उसका बॉडी है बहुत ही मतलब नॉर्मल बॉडी होता है या तो बहुत ही पतला होता है, ठीक है, लेकिन वो खाना बहुत ज़्यादा खाता है। मान लो नॉर्मल बंदा है, उसी से भी ज़्यादा वो खाना खाता है, कई सालों तक मतलब इस प्रकार से उसका फूड मतलब इंटेक करते हैं, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर या तो वेट बढ़ता नहीं है, मतलब वैसा ही के वैसा रहता है, तो मतलब वो कैसे पॉसिबल है? वो एक्चुअली हमारा जेनेटिक्स उसमें काम करता है। कई लोगों को अपनी जेनेटिक यानी कि जो तासीर बोलते हैं उस पर काम करता है, उसके हिसाब से अपना फिनोटाइप यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है। उस पे 3 टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। अगर किसी को ऐसा बॉडी है कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एकदम पतला है, यस, वो कितना भी खाना खा लिए तो उसका नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं बढ़ेगा कि उसका जेनेटिक ही ऐसा है। यस, और कोई लड़के हमने देखे हैं कि ऐसा है कि अगर कुछ भी एक चपाती भी खा रहा है तो गिन गिन के खा रहा है क्योंकि मैं यस, मोटा हो जाऊंगा। यस, और क्यों? तुरंत क्योंकि हो भी उसका जेनेटिक है ऐसा। यस, कई जेनेटिक फैक्टर है उसमें बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ओबीजीन करके आता है। यस, वो जेनेटिक, अगर फादर को मोटापा है तो उसके बच्चे को होगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक होता है। और ओके, ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर उसके भी बच्चे हो तो वो थोड़ा भी खाना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। यस, कंपेयर टू वो जो साइड बताया मैंने कि उसका जेनेटिक ऐसा है, यस, उसके हिसाब से उसका फिनोटाइप यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा आया कि वो कितना भी खाना खाएगा उसको वजन नहीं बढ़ेगा। यस, मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है और यस, जेनेटिक होता हो है सकता है। ज़्यादा। और उसको कई बार क्या होता है कि कई लोग वजन कम है तो वजन बढ़ाने के लिए दवाई लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, बहुत सारे करते हैं। यस, लेकिन मार मरोड़ के भी कितना भी कर ले तो टेम्पररी थोड़ा वजन बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आके उसका वजन सही है तो वहीं पे उतर के आ जाएगा। ओके, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है ओके, एक्चुअली। और ऐसे उसको लोगों के एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और उसी के साथ ये चलना है। चलना है और ऐसे लोगों में मतलब बीमारी देखने को मिलती है। मान लो नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसका वजन 40-50 किलो, 50 किलो से कम है, तो उसको बीमारी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पतला नहीं, है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीमार है। यस, उल्टा का जो मोटापा है यस, वो बीमारी का संकेत ज्यादा बन सकता है। उसको डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड का प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया सब होने का यस, प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ओके, तो पतला होना कोई बीमारी कोई की नहीं शिकायत है, नहीं और बीमारी का संकेत नहीं है। यस, उल्टा का उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ओके। और हम रूटीन में जो खाना खाते हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हम हमारी रूटीन के अंदर खाते हैं, ठीक है? और ऐसा कोई फूड है जो रूटीन में हम खाना खाते हैं, मतलब रूटीन के अंदर उसको डेली रेगुलर में लेते हैं, मतलब हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक भी है, फिर भी हम उसको लेते हैं, ऐसा कोई फूड है? प्रोसेस फूड यानी और अल्ट्रा प्रोसेस फूड एक ऐसी चीज है जो हम डेली यूज कर रहे हैं कई लोग, और दैट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ और डाइजेशन। यस, इसीलिए प्रोसेस फूड यानी कि कोई भी फूड है जैसे कि वो प्रोसेस करके ले लिया, जैसे कि कंपनी वाले क्या करते हैं, कोई भी कंपनी है फूड, उसको प्रोसेस इसलिए करते ताकि उसका टेस्ट बढ़ा सके, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सके। जैसे कि अपने को पता है कोई फूड है अगर वो 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन तक अच्छा रहेगा, यस, लेकिन कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करके पैकेट में पैक कर देंगे और देंगे कि आपको उसको 3 महीने 4 महीने तक ले सकते ले हो। वो सकते क्यों? हो। कंपनी वाले का बेनिफिट है, उसको प्रोसेस किया, यस, उसको हम प्रोसेस फूड बोल सकते हैं। यस, दूसरा उसका फ्लेवर ऐड करेंगे, टेस्ट बढ़ाएंगे यस, ताकि लोगों को क्रेविंग हो खाने की। यस, तो कोई भी प्रोसेस फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, और मोस्ट ऑफ लोग कहीं ना कहीं तो यूज करते ही है, यस, और दैट इज वेरी डेंजरियस एक्चुअली। उसका बेस्ट एग्जांपल है कोई पैकेट्स जिसमें वेफर या चिप्स है कुछ भी। यस, मैं हमेशा मेरे मरीज को बोलता हूँ अगर तुम पैकेट ऐसे चीर के फाड़ रहे हो मतलब आपके हाथ के थोड़े टुकड़े उसके फाड़ के फट फेंक गया। रहे हो, यस, क्योंकि वो बहुत डेंजरियस होता है। यस, लंबे टाइम तक, लंबे समय तक लिया, इट यस, इज वेरी डेंजरियस फॉर योर डाइजेशन, डेंजरियस फॉर ओवरऑल हेल्थ। यस, मतलब इस प्रकार के फूड है, उससे हम कहीं प्रोसेस न फूड कहीं यस, हो सके तो अवॉइड ही करना है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड तो नहीं लेना है। ओके। और मान लो कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज में मतलब ये आपने अभी सूखी मतलब तला हुआ या फ्राई किया हुआ ऐसी प्रोडक्ट के बारे में मतलब आपने बताया। मान लो अभी हमारे घर के ही अंदर मान लो किसी भी फ्रोज़न करके किसी भी चीज़ रखते हैं और उसी फूड को हम लेते हैं, तो वो हानिकारक हो सकते हैं इसकी यस यस, कंपेयर हो में? सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग फ्रोजन करके स्टोरेज रखते हैं और उसमें बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है, उसका एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम आएगा,
Yes. दूसरी चीज़ उसमें इन्फेक्शन लगने का चांस, उसका दूसरा अंदर केमिकल प्रोसेस होने की वजह से उसमें दूसरा केमिकल बनने का चांस ज़्यादा रहता है कि स्टोरेज फूड है वो नॉट एडवाइजेबल कंपेयर टू द नॉर्मल हेल्दी फ्रूट, हम वो सब ले सकते हैं उसके हिसाब से। Yes. तो एक टाइप का प्रोसेस ही हुआ उसमें, तो Yes. उसको अवॉइड करना मतलब है। फूड का टाइप चेंज हो गया, मतलब बाकी तो प्रोसेस का ही हुआ। यस 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 यस, वो Okay. फूड एडवाइजेबल नहीं है। यस। और हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की सेफ लिमिट क्या होती देयर इज नो सेफ लिमिट एक्चुअली फॉर अल्कोहल। रिसेंटली WHO ने ऐसा बताया है कि अल्कोहल Yes. कोई भी मात्रा में आप लोगे तो दैट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। है? यस। बट यूएस डाइटरी गाइडलाइन ऐसा कहती है कि मेल के लिए 2 पैग अल्कोहल, 2 ड्रिंक पर डे, और फीमेल के लिए 1 ड्रिंक पर डे इज Yes. सेफ लिमिट। बट एक्चुअली ये जो डेटा है वो लीवर के लिए है, तो लीवर के लिए 2 पैग पर डे यस। और फीमेल के लिए 1 पैग पर डे यस। ये सेफ लिमिट है। ओके। दैट इज फॉर लीवर। इतनी मात्रा में अगर ले रहे हो तो लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। लेकिन अल्कोहल के जो दूसरे आजार है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेन इश्यू हो सकते हैं, उसी की वजह से दूसरा जो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकते हैं, यस। कैंसर का रिस्क होता है, वो सब ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मतलब रिसेंट और डेटा एक लिमिट बोलता है WHO का कि देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल यस का कोई ऐसा लिमिट नहीं नहीं है है। कि सेफ लेना है। पहले लोग बोलते कि थोड़ी मात्रा में तो ले सकते हैं, अच्छा था, यस। ले सकते हो, हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, यस। ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ओके, मतलब ज़्यादा लिया तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानकारक ही है। कम लिया तो भी हेल्थ के लिए नुकसानकारक कारक है, है। ज्यादा लिया तो लीवर के लिए भी नुकसानकारक नुकसानकारक है। इसलिए कई गाइडलाइन ऐसा बता रही है कि अल्कोहल कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन Yes. दैट इज फॉर लीवर। यस। लेकिन कम मात्रा में भी लिया तो फिर भी बाकी के अंगों को तो नुकसान होना ही होना है। और हम स्मोकिंग की बात करें, एक हो गया अल्कोहल की, तो स्मोकिंग की वजह से मतलब कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो तो होती है, उसके अलावा और कोई ऐसी बीमारियां हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती है? स्मोकिंग की वजह से कैंसर के अलावा और बहुत सारी बीमारी हो सकती है। उसमें से एक है हमारा स्टमक का अल्सर, पेट के अंदर अल्सर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। यस। दूसरा है एसिड रिफ्लेक्स, माने कि जो खाना खाया है वो वापस ऊपर आता है, एसिड का ऊपर आना एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर केस है, ये जो कवर है वो मोबाइल को प्रोटेक्शन का काम देता है, ऐसे ही हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन का काम देता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। ओके। स्मोकिंग क्या करता है, वो जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव म्यूकस का जो लेयर है उसको डैमेज कर देता है। यस। तो डैमेज करता है तो एसिड का सीधा संपर्क आता है हमारे जो होजरी यानी कि स्टमक की दीवार के साथ, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। कनेक्ट हो जाता है, और उसी की वजह से होजरी में सूजन आता है, लंबे टाइम तक चला तो होजरी में अल्सर बनता है। स्मोकिंग की वजह से पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में अल्सर हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है। कई बार आपने सुना होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर अभी स्मोकिंग नहीं करेंगे तो उसको टॉयलेट लगेगा ही नहीं, यस। तो उसको टॉयलेट जाने से पहले स्मोकिंग करने की आदत होती है, क्योंकि Yes. हाथ की जो मूवमेंट होती है वो निकोटिन पे डिपेंडेंट हो जाती है। ओके। तो अगर उसने स्मोकिंग नहीं किया तो लेटरिन नहीं लगेगा, मतलब तो ऐसा ही, मतलब कॉन्स्टिपेशन का रूटीन बन प्रॉब्लम हो जाता है। सकता है। उसका रूटीन ऐसा बन जाता है कि उसको लेटरिन सुबह में 7-8 बजे जब उठते तो एक स्मोक करना है, उसके बाद ही लेटरिन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो लंबे टाइम से स्मोकिंग करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है। ओके। और बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर खास करके जो जॉब करते हैं, तो उसका जो लंच ब्रेक होता है दोपहर के टाइम के अंदर, मतलब ज़्यादातर जो स्मोकिंग करने लोग हैं, मान लो सिगरेट पीने वाले जिसकी हैबिट है डेली रूटीन में पीते हैं, कि ऑफिस के दोपहर को लंच ख़त्म करते हैं और मतलब खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, चाहे दोपहर का लंच हो या शाम का डिनर हो, खाना खाने के बाद वो स्मोकिंग करते हैं, तो उसको किस किस प्रकार की बीमारी या प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद स्मोकिंग की आदत तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। क्या होता है कि जैसे स्मोकिंग किया तो हमारी जो खाने की नली है, स्टमक है, उसमें सूजन रहता है, अल्सर हो सकता है, और लंबे समय से स्मोकिंग किया यस। तो उसमें क्या होता है, कैंसर भी बन सकता है। इसके साथ साथ खाने के बाद स्मोकिंग किया है तो हमारा जो खाना है उसका बराबर डाइजेशन नहीं होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगा। Yes. तो खाने के बाद तो स्मोकिंग और ज़्यादा डेंजरस डेंजर होता से है। सेम चीज़ अल्कोहल की मैं बात करूँ, खाने से पहले या खाने के बाद अल्कोहल लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? अल्कोहल में ऐसा है कि अगर खाने से पहले आपने लिया तो अपना पेट खाली है तो अल्कोहल फटाक से एब्जॉर्ब हो जाएगा अपने स्टमक और प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन यानी कि शुरुआत की जो आती है वहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस। एब्जॉर्ब होकर हमारे खून में आ जाएगा और खून में से लीवर में आ जाएगा। तो भूखे पेट लिया हुआ अल्कोहल फट करके अपने को नशा देगा और साथ में साथ लीवर डैमेज भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसका बॉडी में रिएक्शन ही ज़्यादा हो रहा है ओवरऑल। यस। अगर उसके बाद खाने के बाद अल्कोहल लिया है तो खाने के साथ मिक्स हो जाता है और शरीर में जो मिलना है, जो बॉडी में जो मिलना है, खून में जो मिलना है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और धीरे धीरे मिलेगा। यस। तो उसके नशाकारक असर भी कम होगी और साथ साथ में लीवर डैमेज भी कम होगा। ओके।
तो खाने के बाद लिया वो अल्कोहल लीवर के लिए सेफ है और उसका नशा भी कम होता है। Yes, इसलिए लोग पसंद ऐसा करते हैं कि भूखे पेट अल्कोहल लेते ताकि नशा उसका ज्यादा अच्छा हो। यस और एक्चुअली वो नशा ज्यादा करने के चक्कर में लीवर को डैमेज भी ज्यादा कर रहे हैं। ओके और एसिडिटी होने का मेन रीजन क्या है? एसिडिटी होने की बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि मैंने बताया एसिड शरीर में नॉर्मली बनता है जो पाचन के लिए जरूरी है। यस लेकिन एसिडिटी की लक्षण है और एसिडिटी की समस्या आदमी को तब होता है जब होजरी में सूजन हो या फिर एसिड का ऊपर रिफ्लेक्स आता है। ओके जैसे कि यहाँ पे पेट में सबको नॉर्मल एसिड बना, लेकिन वही एसिड वापस ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वही एसिड वापस ऊपर आया और एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हुई तब जाके उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, पेट भर के नहीं खाना है, भूख लगे उससे थोड़ा कम खाना है और ऑयली और स्पाइसी फूड कम खाने, जिससे एसिड थोड़ा कम बनेगा और एसिड रिफ्लेक्स का चांस कम हो होगा। जाएगा। ओके ये रीजन की वजह से मतलब एसिडिटी हो सकती है। यस, ये एसिड रिफ्लेक्स की वजह से एसिड होती है, एसिडिटी होती है, दैट इज वेरी कॉमन ओके मैकेनिज्म। और ऐसा एसिडिटी के बारे में कोई लोगों को कोई मिसकंसेप्शन है? मतलब बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है, मतलब हमारे माइंड के अंदर हम लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया होता है भाई इस ये करते हो या तो ये खाना खाते हो तो एसिडिटी होती है, मतलब तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है लोगों का जो एसिडिटी के बारे में हो? एसिडिटी और अल्सर के बारे में मिसकंसेप्शन ऐसा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि तीखा खाने से स्टमक में अल्सर होता है। यस एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को अल्सर है तो उसको तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीखा खाने से कभी अल्सर नहीं होता। एक बिगेस्ट मिथ है कि लोग मानते हैं कि तीखा खाने से अल्सर होता है। यस आप माना कि तीखा खाने की वजह से आपको ऑलरेडी होजरी में एग्जिस्टिंग सूजन है और अल्सर है, यस तो वहां पे आपको दर्द ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे खरोच आई है तो यहाँ पे अगर हम तीखा रखेंगे तो हमको दर्द होगा, लेकिन यस कुछ नहीं और यहाँ पे तीखा रख दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, उससे कुछ अल्सर नहीं होने वाला है। यस ऐसे ही सेम चीज ऐसा होता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि तीखा ज्यादा खा लिया तो उससे मेरे को स्टमक अल्सर होगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को स्टमक अल्सर या फिर होजरी की सूजन है, ऐसे मरीज को तीखा नहीं खाना चाहिए। अगर तीखा खाने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, उसका मतलब यह है कि आपकी होजरी के अंदर सूजन है। सूजन है। ओके और बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन भी लेते हैं, खाना खाने में भी ध्यान रखते हैं। मान लो अभी आपने बोला कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, फिर भी वो तीखा वगैरह सब कुछ खाना नहीं खाते, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहती है। ऐसा क्यों होता है? एसिडिटी होने की बहुत सारी वजह होती है, जैसे फूड बताया, उसके साथ साथ दूसरा वजह है कितना फूड खाते हो। एक साथ पेट भर की तो नहीं खा लेते, स्ट्रेस तो ज्यादा नहीं ले रहे हो। शरीर में जब स्ट्रेस बढ़ता है ना तो स्टीरॉयड नाम का हार्मोन ज्यादा बढ़ता है, एसिड ज्यादा सीक्रेट होता है और एसिडिटी का चांस बढ़ता है। आदमी क्या करता है, सिर्फ दवाई और फूड पे ध्यान रखता है। बाकी के जो फैक्टर है, जैसे कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, नींद बराबर नहीं ले रहा है, वो सब फैक्टर बहुत ज्यादा मायने कर रहे हैं। और अगर किसी को दवाई लेने के बाद और इवन फूड अच्छे से खाने के बाद भी एसिडिटी और गैस की समस्या रह रही है तो उसको सोचना चाहिए, उसको स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं रहे, उसको नींद तो बराबर हो रही है, वो कोई एडिक्शन तो नहीं कर रहे। अगर ये सब फैक्टर को भी कंट्रोल में लाया तो तब जाके गैस और एसिडिटी की समस्या का समाधान मिल सके। और आजकल अल्कलाइन वाटर की मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, मतलब अल्कलाइन वाटर है वो लेना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर है वो भी रिकमेंड करते हैं। तो एग्जैक्टली अल्कलाइन वाटर क्या है? बहुत सारे लोगों को वो नहीं पता अल्कलाइन वाटर एग्जैक्टली क्या है और क्यों लेना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। अल्कलाइन वाटर एक ऐसा वाटर है कि जिसकी पीएच थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। पीएच कम है तो आज एसिडिक वाटर बोलते हैं। तो अल्कलाइन वाटर यानी कि उसकी पीएच थोड़ी ज़्यादा है। बॉडी को ज़्यादा पीएच वाला कोई भी पानी ऐसा चाहिए ऐसा ज़रूरी है नहीं। अगर कोई पीएच ज़्यादा वाला पानी यानी कि बेसिक पानी लेते हो आप, अगर पानी उस अपने स्टमक में गया तो स्टमक में जो नॉर्मल एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि उसकी पीएच ज़्यादा है, एसिड की पीएच कम है। तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या होगा, अगर एसिडिटी की किसी को समस्या है तो उसको टेम्पररी थोड़ा राहत मिलेगा, जैसे इनोग लेने की वजह से मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि एसिड हमारे डाइजेशन के लिए जो जरूरी था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और बाकी जो चीजें कई लोग कंपनी वाले ऐसे क्लेम करते हैं कि अल्कलाइन वाटर की वजह से डायबिटीज कंट्रोल होती है, कैंसर नहीं होता है, दैट ऑल आर इररिलेवेंट। उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बिनी बताई बातें हैं और उसका कुछ लेना देना नहीं डायबिटीज और कैंसर के साथ। एक्चुअली उसका सिर्फ एक ही काम अभी तक बता सकते हैं कि उसको एसिडिटी की समस्या में थोड़ा राहत देती है, दैट्स ऑल। यस और आजकल खास करके यूथ लोगों की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में होते हैं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन में टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। तो उसका ये जो पेट की बीमारियां होती है उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है? यस, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन अवर ब्रेन एंड गट, एक्चुअली कॉल्ड एज गट ब्रेन एक्सिस। दोनों के बीच में कनेक्शन है।
जब स्ट्रेस एंग्जाइटी सब बढ़ती है तो शरीर के अंदर जो नॉर्मली आंत की मूवमेंट बननी चाहिए वो नहीं बनती, एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है। अंदर आंत के अंदर जो नॉर्मली बैक्टीरिया जो होते हैं जिसका पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें डिसरेगुलेशन होता है और अल्टीमेटली डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन कैन बी अ फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, क्योंकि उसकी वजह से आंत की जो मूवमेंट होनी चाहिए बराबर वो नहीं होती और आदमी बोलता है सर पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेग्जेटिव ले रहे यानी कि कुछ दवा या सप्लीमेंट वो सब ले रहे, उससे थोड़ा आराम मिलता है, जैसे बंद कर देते प्रॉब्लम वापस होता है, क्योंकि उसकी जड़ अपना लाइफस्टाइल है, अपना स्ट्रेस है। ओके। और दूसरी चीज़, अभी ऑफिस कल्चर, मतलब ज़्यादा लोग अभी जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा दिन है 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक पूरा एक ही जगह पर बैठना रहता है, मतलब वो खाना खाने के बाद भी इतनी मूवमेंट नहीं रहती, तो क्या उसी की वजह से भी पेट की बीमारियाँ हो सकती है कि खाना खा लिया और कंटिन्यू 4-5 घंटे उसी सीट पे बैठे रहते हैं? ऑब्वियसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे इंडाइजेशन और दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक सब होने का चांस बढ़ता है, यानी कि बैठाड़ू जीवन जो अपना होता है वो। खाने के तुरंत बाद तो आइडियली ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद आप थोड़ा बहुत टहल सकते हो, थोड़ा बहुत चल सकते हो, उससे अपना डाइजेशन है वो थोड़ा स्पीडी में होगा, अच्छा होगा। अगर खाने के तुरंत बाद ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, इंडाइजेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली खाने के बाद जो डाइजेशन के लिए जो ब्लड चाहिए जो पेट में पहुंचा है वो वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर अपने मसल में आ जाएगा, तो अपना जो जीआई ट्रैक है जो आते वहाँ तक खून कम पहुंचेगा तो इंडाइजेशन होगा। तो खाने के तुरंत बाद थोड़ा टहल सकते हैं जिससे डाइजेशन इंप्रूव होगा, लेकिन ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करना है क्योंकि उससे अपना डाइजेशन उल्टे का बिगड़ेगा। नॉर्मली मतलब चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। चल सकते, वॉकिंग कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन यस। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। हैवी ओके। एक्सरसाइज जो भी अगर कुछ कर रहे हो तो भूखे पेट करना है। ओके। मतलब अभी तक हमने बहुत सारी अलग अलग डिस्कशन की, तो मतलब मेन कहीं ना कहीं फूड की वजह से हमारी कोई ना कोई बीमारियां यस यस, रहती फूड है। बहुत फूड सारी मतलब बीमारी का जड़ है, अगर खाना बराबर नहीं खाया यस, तो बहुत सारी बीमारी का क्योंकि अभी आजकल जंक फूड का भी मतलब इतना ज़्यादा मतलब लोग खा रहे ट्रेंड हैं, बढ़ उसी की गया है। वजह यस, से ज़्यादा बीमारी होती है। तो फूड के अलावा ऐसी आप मुझे 3 चीज़ बताओ। फूड तो एक फिक्स है कि फूड की वजह से बीमारियां होती है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें जिसकी वजह से हमारी पेट की या बॉडी के अलग पार्ट्स की बीमारियां है वो में हो सकती है? फूड के अलावा मैंने जैसे बताया कि 3 महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं तो एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। यस। अगर किसी को स्ट्रेस है तो शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज कर सकता है एक्चुअली यस, स्ट्रेस। मतलब पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता इफेक्ट है। आता है स्ट्रेस ऑब्वियसली, है उसका तो। ब्रेन पे इफेक्ट आता है ऑब्वियसली, उसका यस। हार्ट पे इफेक्ट आता है, उसका लीवर पे, किडनी पे, सब जगह पे इफेक्ट आता है। दूसरा है स्लीप। अगर नींद बराबर नहीं लिया तो अपना बॉडी जवाब दे देगा, वो ओके। डाइजेशन कम कर देगा, अपना अलर्टनेस, कॉग्निटिव फंक्शन जो विचारों की क्षमता है वो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सब कम कर देगा। उससे वो तीसरा है, एक है एडिक्शन। जैसे कि कितना भी अच्छा आप खाना खा लो, लेकिन अगर एडिक्शन है साथ में तो शरीर में निकालने के लिए शरीर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। यस। अगर अल्कोहल ले रहे हो तो लीवर को काम करना पड़ेगा, अल्कोहल का लोड बढ़ेगा, लीवर का लोड बढ़ेगा, लीवर में सूजन आएगा, अल्टीमेटली आपको ये प्रॉब्लम होगा। होगा। तो फूड के अलावा 3 महत्वपूर्ण चीजें वो है स्ट्रेस, स्लीप एंड एडिक्शन। ओके। और अभी हमने बात की थी कि मोबाइल फ़ोन ये साथ में लेके जाते हैं टॉयलेट के अंदर, तो एक हमारा होता है ट्रेडिशनल टॉयलेट, और दूसरा हम अभी जिस कल्चर को फॉलो करते हैं वेस्टर्न टॉयलेट होता है। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या होता है, और हमारी हेल्थ के लिए वेस्टर्न टॉयलेट अच्छा है या जो हमारा ट्रेडिशनल टॉयलेट है वो अच्छा है, और क्यों अच्छा है? मानता हूँ ऐसा कि वेस्टर्न टॉयलेट कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी वेस्टर्न टॉयलेट में हम बैठते हैं तो हमारी जो बॉडी की पोजीशन ऐसी रहती है कि नॉर्मली हमारा जो रेक्टम यानी कि मलाशय होता है और मल मार्ग दोनों के बीच में जो एंगल बराबर बनना चाहिए और एंगल खुलना चाहिए, एंगल नहीं खुलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉयलेट में जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। यस। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है, अल्टीमेटली उसको हेमरोइड्स, पाइल्स का प्रॉब्लम बढ़ता है, हरस मसा भगंदर का प्रॉब्लम बढ़ता यस। है। अगर इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हो उसकी कंपेयर में नीचे बैठ के, को बॉडी का पोजीशन ऐसा रहता है कि हमारा जो मलाशय होता है वो सीधा रहता है और आराम से हम यस। टॉयलेट है वो निकाल सकते हैं। बॉडी में स्ट्रेन करने की, जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क नहीं रहता है और अल्टीमेटली हेल्थ इश्यू अच्छे रहते हैं। तो मैं ऐसा रिकमेंडेड करूँगा कि हो सके तो इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करना है, वेस्टर्न टॉयलेट कभी भी यूज़ नहीं करना है। अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है और ऐसा है और वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करना अच्छा लगता है, तो उसका एक सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि पैर के नीचे है ना थोड़ा एक कुछ स्टेप या स्टूल जैसा रख सकते हैं, उसकी वजह से अपना बॉडी का पोजीशन ऐसा रहेगा
कि Yes. अपना जो एंगल है वो अच्छे से बनेगा, और कॉन्स्टिपेशन और जो स्ट्रेनिंग की जो जरूरत है उसको कम कर सकते हैं। यस, तो मतलब इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। कि पैर के नीचे कुछ अपने को स्टेप या स्टूल रखना है, 6 इंच का स्टूल रख सकते हैं, जिससे कि बॉडी की पोजीशन मॉडिफाई होगी और कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम कर कम, सकते हैं। ओके बने हो सके तो इंडियन टॉयलेट यूज करना है, ओके, पॉसिबल है तो वही यूज करना चाहिए। पॉसिबल है तो इंडियन टॉयलेट यूज करना है। ओके, और आपके पास अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बीमारियों के लिए ज़्यादा पेशेंट आते हैं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबसे कॉमन बीमारी है वो है गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, और Yes. दूसरा है फैटी लिवर का प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम पहले तो एक्चुअली बड़े लोगों में ज़्यादा होती थी, जिसकी उम्र 40-50 साल हो, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि 5-10 साल से ये बीमारी है वो यंग यूथ जो हमारे उसमें भी बहुत बढ़ गई है। मतलब ऐसे अभी कोई एज नहीं है, हर एक एज वाले लोगों को हर एक बीमार। एज लोगों, आप मानोगे नहीं कि 3-4 साल का बच्चा है, एक दो 2 साल का बच्चा है, वो आ रहा है कि गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। 4 साल के बच्चे में भी इतना प्रॉब्लम होता है। तो गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो एक्चुअली छोटी एज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसका मेन वजह है अपनी लाइफस्टाइल। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभी तक आपके पास अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं, जैसे भी आपने बताया छोटी एज वाले भी है, बड़ी एज वाले भी है, अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट आते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई पेशेंट या तो ऐसा कोई क्रिटिकल आया है कोई भी पेशेंट का जो आपने हैंडल किया हो, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, ऐसा कोई? वैसे तो बहुत सारे पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट हर रोज डेली 2-3-4 पेशेंट तो आईसीयू में क्रिटिकल होते ही है, वो हैंडल करते हैं। लेकिन फिर भी एक पेशेंट की बात बताऊँ जो मीन्स वैसे ट्रेडिशनल अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहल यूजर्स था, लीवर डैमेज था, उसका लीवर खराब तरीके से खराब हो चुका था, बचने की वैसे गुंजाइश कम ही लग रही थी। फाइनली उसको लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था। लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद वो सर्वाइव हो गया, और आज भी मुझे याद है कि वो जब मिलने के लिए आता है तो अभी अल्कोहल कुछ नहीं ले रहे, कुछ एडिक्शन नहीं, उसका लीवर एकदम सही है। वो केस ऐसा था कि बिलीव नहीं हो रहा था कि केस बाहर आ जाएगा, Yes. और लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद आज वो पेशेंट को बहुत अच्छा है। Yes. तो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हो, लीवर डैमेज वाले, लीवर फेलियर वाले होते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसको बहुत सारे और भी हेल्थ इश्यू थे कि लीवर ट्रांसप्लांट भी, उसका लीवर भी बॉडी उसका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं पता नहीं था, ओके लेकिन फिर भी हो गया। ओके, और जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी पेशेंट का, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद मतलब जो रेशियो है, मतलब सक्सेस होने का रेशियो, जैसे भी आपने बताया कि इसका मतलब सर्वाइवल हो गया, कोई मतलब केस फेल भी हो सकता था, तो रेशियो मतलब कितना है? अभी ट्रांसप्लांट करते हैं तो मतलब कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है? पोस्ट ट्रांसप्लांट मीन्स 5 ईयर सर्वाइवल मीन्स अगर किसी को लीवर ट्रांसप्लांट किया है 100 लोगों को, तो 5 साल के बाद वो आदमी एकदम सही हरता फिरता होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 75% चांस होते हैं 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। 5 ईयर सर्वाइवल रेट बोलते हैं उसको, कि लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद 100 में से 75% लोग हरते फरते जिंदे अच्छे होते हैं। ओके बाकी 25% लोग ऐसे होते हैं उसको ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद या कुछ भी इन्फेक्शन लगा या कुछ भी और प्रॉब्लम हुआ, और कोई ना कोई वजह से उसका प्रॉब्लम फिर से हुआ और वो एक्सपायर हो गए। ओके, तो 75% चांस है कि लीवर ट्रांसप्लांट करवाए वो तो आपका सक्सेसफुल लाइफ हो अच्छे सकता से है। पूरा नॉर्मल हो जाता है। ओके, और इसमें एक ऐसा कोई है मतलब अभी जैसे किडनी डोनेट करते हैं, ठीक है, मतलब मैच होता है तो ये उस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या सामने मैच होना जाए तो सेम लीवर ट्रांसप्लांट में मैचिंग की एक जरूरत होती है, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ओके अगर फैमिली में से कोई लीवर देने के लिए रेडी है ओके और उसका दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, या फिर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो किसी को भी लीवर दे सकते हैं, जैसे कि ओ ओके, नेगेटिव वाले किसी को सेम भी ब्लड ब्लड दे ग्रुप वाला सकते हैं। पर्सन होना चाहिए। हाँ, ब्लड ग्रुप मैचिंग जैसे करते हैं सेम लीवर ट्रांसप्लांट में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग करना चाहिए, बाकी कोई मैचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस ऐसा देखते कि जिसका लीवर दे रहे, जिस जो लीवर डोनर है उसके लीवर में ऑलरेडी कोई डैमेज तो नहीं है, और कोई भी वजह की वजह से उसके रिपोर्ट स्क्रीनिंग करते, अगर नॉर्मल है, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, तो ही कैन डोनेट लीवर एंड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, और जो डोनर है, मान लो अभी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट किया सही है, तो डोनर के आगे जाके उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मान लो किसी ने डोनेट किया है उसके बाद? चांस इज वेरी लेस लाइकली, अगर किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर का डोनेशन किया है Yes. तो उसके आगे प्रॉब्लम होने का चांस कम होता है, बहुत कम होता है, लेस देन 1% चांस होता है। इसलिए होता है कि उसका लीवर पूरा पहले से स्क्रीन करते हैं कि लीवर देने के बाद कुछ इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो पहले देखना ज़रूरी है। उसके फैटी लीवर के प्रॉब्लम ज़रूरत पड़ी तो लीवर बायोप्सी के प्रॉब्लम, बाकी सब रिपोर्ट्स भी करते हैं। Yes. तो जो अगर कोई आदमी लीवर ट्रांसप्लांट के लीवर डोनेशन कर रहा है Yes. तो उसको बाद में प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम होता है, दैट इज लेस देन 1%। ओके, और बहुत सारी बीमारी हमने देखी है, आज बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी आती है, ठीक है, और ऐसी कई बीमारियां हैं
जब जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, हमको पता नहीं चलता कि अभी हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई बीमारी हो चुकी है। उसके बाद मतलब बहुत बड़े लेवल तक जाती है, हमारा बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, तब जाके हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये बीमारी हुई है। तो उसी के लिए मतलब हमको पहले से पता चले तो उसी के लिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो क्या हम उसके लिए कर सकते हैं ताकि हमको स्टार्टिंग के लेवल पे पता चल जाए? उसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि लीवर का हमने बात किया। यस। लीवर डैमेज होने से पहले वो 15-20 साल पहले उसमें सूजन आना और उसमें फैटी लीवर चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। यस। तो लीवर कैसे डैमेज होता है? पहले फैटी लीवर होता है, सूजन होता है, डैमेज होता है, तब जाके पूरा डैमेज और सीरोसिस होता है, फिर कैंसर भी हो सकता है। तो उसको अगर शुरुआत के स्टेज में पकड़ना है कि जहाँ से हमको रिवर्स कर सके, तो यूजुअली वो कोई लक्षण ही नहीं दिखाता है। उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि खून का रिपोर्ट कर लिया, फैटी लीवर है कि नहीं सोनोग्राफी कर लिया, लीवर में कोई डैमेज है कि नहीं वो जानने के लिए फाइब्रोस्कैन कर लिया। ओके। ऐसे ही हर अंगों का अपना खुद का होता है कि पकड़ने के लिए उसको कई बार ऐसा होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं कि अगर उसका सिम्टम्स चालू हो उससे पहले ही रोग को पकड़ना है तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि सब टेस्ट होते हैं वो करके पकड़ सकते। जो कई लोग रूटीन बॉडी प्रोफाइल चेकअप करवाते हैं यस। उसमें कई बार समझ में आता है कि भाई आपके लीवर में सूजन है, तो मरीज को समझाते हैं हम ये सूजन अगर लंबे टाइम तक रहा तो आगे जाके लीवर डैमेज कर सकते हैं, तो उसको यहीं पे रोकना है और यहीं से रिवर्स जाना है। तो उसका अभी भी कारण क्या है, वो वजह क्या है वो जान के उसको ट्रीटमेंट लेना है, सही कर देंगे। ओके। तो अगर किसी भी रोग है, कोई भी अंग का प्रॉब्लम है, अगर वो बीमारी बड़ी हो या फिर उसके लक्षण चालू हो उससे पहले पकड़ना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप से ही पता लग सकता रूटीन है। चेकअप से पता चल जाता है कि अगर कोई सूजन है कि नहीं। नहीं। अगर सूजन है तो उसको कम कर सकते हैं। ओके। अच्छी हेल्थ के लिए ज़्यादातर हम दो चीज़ की बात करते हैं, एक तो हमारा फूड, दूसरा है एक्सरसाइज। मतलब हम कुछ हेल्थ के लिए दो चीज़ें में मैटर करती है, तो फूड और एक्सरसाइज इन दोनों में से ज़्यादा मतलब बेहतर क्या हमारे लिए कि भाई अभी हम मान लो एक्सरसाइज ना करें तो भी चलता है, लेकिन फूड मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? फॉर अवर लाइफ स्टाइल 80% इज फूड, 20% इज एक्सरसाइज। ओके। फूड का वेटेज ज़्यादा इसीलिए है कि अगर फूड आप क्या खा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पेट का प्रॉब्लम होगा, लीवर का, किडनी का, कौन सा प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर क्या आएगा वो। यस। एक्सरसाइज इज 20%। सिर्फ एक्सरसाइज किया और कुछ भी खाना खा लिया तो भी हो तो सकता कभी नहीं चलेगा। है। यस। खाना अच्छा है और एक्सरसाइज थोड़ा कम किया तो ठीक है। यस। तो ओवरऑल देखे तो 80% इज अवर Food. फूड, 20% इज एक्सरसाइज। फोकस करना है तो ज्यादा फूड पे करना है। यस। एक्सरसाइज करना है लेकिन मेन चीज यस। अगर अपना फूड खाना अच्छा है। ना, एक्सरसाइज नहीं करते तो भी चलता है, मतलब फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। क्योंकि Yes. हम किस प्रकार के फूड खाते हैं, कौन से समय पे खाते खाने हो। में अच्छा रखा, पेट भरा के खा लिया, बाहर का खा लिया वो ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर भूख लगे उससे थोड़ा कम खाना है, मसालेदार ऑयली कम खाना है, जंक फूड कम खाना है, रेगुलर टाइम पे खाना है, यस। हाई फाइबर डाइट लिया तो वो अपना शरीर अपने आप सही रहेगा। यस। और अगले 10 सालों की मैं बात करूँ यहाँ से लेके, तो गैस्ट्रो और लीवर के फील्ड के अंदर, मतलब अभी आप जिस प्रकार के अंदर अभी आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हो और पेशेंट को देखते हो, तो उसमें ऐसा कोई बड़ा बदलाव, चेंजेस, या लग रहा है कि अगले आने वाले 10 सालों के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में हो या कोई भी ऐसा कुछ नया रिसर्च हुआ, ऐसा कोई देख रहे हो कि अभी मार्केट में यहाँ से लेके कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है? बहुत सारे ऑपरेशन और सर्जरी पहले ऐसी थी कि जो बाहर खोल के करनी पड़ती थी, बड़े बड़े चीरा लगा के करनी पड़ती थी। यस। आज वो सर्जरी एंडोस्कोपी की मदद से आराम से हो जाती है। बहुत सारी सर्जरी है, जैसे कि पित्ताशय की पाइप में पथरी हो, जैसे कि कोई अन्न नली का रास्ता सिकुड़ गया उसको बड़ा करना है, जैसे कि अंदर कोई अल्सर है वो अल्सर फट गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, यस। वो पहले ऑपरेशन खोल के बड़ा ऑपरेशन करते थे, आदमी को जान का जोखम होता था। यस। वो भी सिंपल सा तरीका है कि सिंपल कैमरा डाल के अंदर से उसको देख के अंदर से उसको रिपेयर करके बाहर आ सकते हैं और हो सकती है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एंडोस्कोपी एक ऐसा फील्ड है कि आगे जाके बहुत डेवलप होगा और एंडोस्कोपी की मदद से बहुत मेजर सर्जरी वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं कि जो शुरुआत के स्टेज में पकड़ पाएंगे और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट दे पाएंगे कि आदमी को मेजर सर्जरी से बचाएंगे, रोग एडवांस होने से बचाएंगे और उसको हेल्थ बेनिफिट अवश्य दे पाएंगे। तो एंडोस्कोपी एक ऐसा फील्ड है कि इज रैपिडली ग्रोइंग और फ्यूचर 10 साल में वो एक ऐसा स्टेज ले लेगा कि उसकी वजह से बहुत सारी मेजर सर्जरी है वो कई सर्जरी हम मतलब अवॉइड पॉसिबल कर हो जाएगी। पाएंगे। यस, ओके, मतलब उसके अंदर भी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में फ्यूचर में उसमें ज़्यादा
मतलब स्कोप है एक्चुअली। ओके ओके ठीक है। और थैंक यू डॉक्टर प्रदीप, आपने हेल्थ के बारे में बहुत सारा लोगों को अवेयर किया, ऐसी चीज़ें बताई जिसकी वजह से लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें पता भी होती है और बहुत सारी जानने को भी मिली। उसी के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।